सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में बता दिया था, बोले तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई थी। लीवर के टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड कर मैंने आपको पढ़ाया था। पहले पोर्शन का नाम था एक्सटर्नल फीचर ऑफ द लीवर, दूसरा पोर्शन था गॉल ब्लैडर, तीसरा पोर्शन था एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, चौथा पोर्शन था आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर, और पांचवा और लास्ट पोर्शन था हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। लोब होते हैं लीवर में, फिर लोबुल्स होते हैं। एक लोबुल्स की स्ट्रक्चर को कल अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट एंड तक। आज अपन को डिस्कस करना है लीवर और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाला सब्सटेंस, बोले तो जूस, जिसको अपन नाम देंगे बाइल। इससे पहले 3 जूस का अध्ययन अच्छे से अपन कर चुके हैं। कौन कौन से जूस हैं जो अपन ने पढ़े हैं? ओरल कैविटी में सीक्रेट होने वाला सलाइवा, देन स्टोमक से सीक्रेट होने वाला गैस्ट्रिक जूस, देन पेनक्रियास से सीक्रेट होने वाला पेनक्रिएटिक जूस, और अब अपन को पढ़ना है लीवर और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाला बाइल। तो टॉपिक है अपना बाइल। यहां पर देखें 3 अलग अलग वर्ड। बाइल इज सिंथेसाइज फ्रॉम, बाइल का निर्माण कहां होता है? देखें इसी पर क्वेश्चन है। बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय, ऑप्शन है लीवर और गॉल ब्लैडर। पहला ऑप्शन लीवर, दूसरा गॉल ब्लैडर, तीसरा दोनों, और चौथा नन ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन, ऑप्शन फिर से वही है लीवर, गॉल ब्लैडर, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी बोथ। और तीसरा क्वेश्चन है बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तीनों क्वेश्चनों का अलग अलग आंसर आपको देना। बाइल से संबंधित, सीक्रेशन और स्टोरेज से संबंधित 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। बाइल इज सिंथेसाइज बाय, लीवर से, गॉल ब्लैडर से, या दोनों से? तो आंसर आपको देना है केवल और केवल लीवर से। इट इज मेनली सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर। बाइल इज स्टोर्ड इन, स्टोरेज कहां पर होगा? तो इट इज मेनली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर में किसी भी तरह का स्टोरेज नहीं होता, बनता है और सीक्रेट होता है। गॉल ब्लैडर ही एकमात्र ऑर्गन है जो स्टोरेज का काम करता है। बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, जब कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों को स्टिमुलेट करेंगे तो दोनों से सीक्रेशन होगा। तो बाइल का सीक्रेशन कहां से होता है? दोनों से होता है। बाइल का सीक्रेशन कहां से होता है? दोनों से होता है। तो इसका आंसर होगा इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो 3 क्वेश्चन हो गए इसके। सीक्रेशन, स्टोरेज और सिंथेसिस से संबंधित। बाइल का निर्माण होता है केवल लीवर में, बाइल का स्टोरेज होता है केवल गॉल ब्लैडर में, बाइल का सीक्रेशन होगा लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से। अब अपन उसी तरीके से इस जूस को पढ़ें जैसे अपन ने पुराने जूस पढ़े थे। सबसे पहला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ बाइल पर डे, पर डे कितना बाइल सीक्रेट होता है। दूसरा, द पीएच ऑफ बाइल, एसिडिक होगी या एल्केलाइन होगी, और होगी तो किसकी वजह से होगी। तीसरा है कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल के कंपोजिशन में कौन कौन से सब्सटेंस होंगे। तो चलें यहां डिस्कस करें अपन। सबसे पहले अमाउंट ऑफ बाइल, इसका आंसर है लगभग 400 से 800 ml।
पर डे, 400 से 800 ml पर डे। ये तो एग्जैक्ट डाटा है, पर एग्जाम में आएगा 100 से 200, 500 से 1000, 1000 से 1500 और 1500 से 2000, तो यह लगभग होगा 500 से 1000 ml पर डे, 500 से 1000 ml पर डे। द pH ऑफ बाइल इज एल्केलाइन होगी, बोले तो 7 से 8, और 7 से 8 को क्या बोलेंगे अपन? एल्केलाइन। एल्केलाइन होने का कारण है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। आपको बता दिया था स्टोमक के बाद जितने भी जूस आएंगे सारे के सारे एल्केलाइन होंगे, और इनकी पीएच के एल्केलाइन होने का कारण होगा बाइकार्बोनेट। द कंपोजिशन ऑफ बाइल, सैलाइवा का कंपोजिशन 99.5% वाटर, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन 99.5% वाटर, पेनक्रिएटिक जूस का कंपोजिशन 99.5% वाटर। अब है बाइल, तो बाइल का कंपोजिशन आ रहा होगा दिमाग में आंसर कि सर इसको भी वही दे दो, याद रखने में इजी हो जाएगा, परंतु जो है वो देना पड़ेगा अपन को। इसका थोड़ा सा चेंज है, 97.6% वाटर, 97.6% वाटर और 2.4% सॉलिड। 97.6% वाटर और 2.4% सॉलिड। सॉलिड में फिर से दो तरह के सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सॉलिड में फिर से दो तरह के सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से सब्सटेंस होंगे? तो जैसा अपन पढ़ते हुए आए हैं वही सारे के सारे सब्सटेंस होंगे। सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे सब्सटेंस होंगे। बाइल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है? आंसर इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर देना है आपको सोडियम। ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर देना है आपको सोडियम। आगे बढ़ें आप। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो पाए जाते हैं बाइल के अंदर? तो देखें, बाइल में पाए जाने वाले सब्सटेंस, एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अपन। कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, उसके अलावा मेजर कंपोनेंट के अंदर होते हैं एक तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जिनका नाम है बाइल पिगमेंट, और एक डाइजेशन में हेल्प करने वाले सब्सटेंस हैं जिनका नाम है बाइल साल्ट। बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। इट इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल which has been secreted from liver and gall bladder। यहां पर क्या पढ़ें अपन? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सर्वाधिक मात्रा में कौन होगा? बाइकार्बोनेट। ये ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर सोडियम जाएगा, क्योंकि ECF है और ECF में सोडियम सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कोलेस्ट्रॉल होता है और लेसिथिन होता है। ये दोनों के दोनों लुब्रिकेशन का काम करते हैं, किसी तरह का विशेष फंक्शन नहीं। ये दोनों के दोनों लुब्रिकेशन का काम करते हैं, विशेष फंक्शन नहीं है। तो बाइल में जो चीज अपन को पढ़नी है उनका नाम ये है। बाइल में जो चीज अपन को पढ़नी है उनका नाम ये है, बोले तो बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। जैसा कि आपको भली भांति पता है कि बाइल पिगमेंट कौन होता है। बाइल पिगमेंट कौन होता है? आंसर है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है।
बाइल साल्ट कौन होते हैं? क्या बाइल साल्ट का कोई स्पेसिफिक नाम है? क्या बाइल साल्ट का कोई स्पेसिफिक नाम है? शायद 99% आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा, जबकि दो बाइल साल्ट होते हैं। तो मेनली इस बाइल के अंदर पढ़ने वाली दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें पढ़ना चाहेंगे अपन? नंबर 1 बाइल पिगमेंट और नंबर 2 बाइल साल्ट। तो इनको पढ़ना स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाइल पिगमेंट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाइल पिगमेंट। क्या होते हैं बाइल पिगमेंट? कहां से आते हैं बाइल पिगमेंट? इनके बारे में जानकारी लें। क्या होते हैं बाइल पिगमेंट? कहां से आते हैं बाइल पिगमेंट? तो देखें बाइल पिगमेंट कहां से आते हैं। सबसे पहले तो ये जाने, ये आपके सामने एक ऑर्गन का डायग्राम है। इस पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। आप सारे साथियों को पता होगा कि स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका मतलब है कि सर्वाधिक आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहलाता है हीमोलाइसिस। द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज हीमोलाइसिस। तो सबसे पहले अपन बात करें कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। अब चूंकि आरबीसी के अंदर रेड कलर का सब्सटेंस भरा हुआ है, आरबीसी के अंदर रेड कलर का सब्सटेंस भरा हुआ है, तो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से जो सब्सटेंस अपन को मिलेगा उसका नाम होगा हीमोग्लोबिन। क्या नाम होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वापस से डिसोसिएट होएगा और होने के बाद इससे दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा हीम और दूसरा होगा ग्लोबिन। एक कंपोनेंट होगा हीम और दूसरा होगा ग्लोबिन। चूंकि यह ग्लोबिन प्रोटीन है तो यह स्टोर होने के लिए लीवर में चली जाएगी, क्योंकि एक आरबीसी टूटेगी तो एक आरबीसी नई भी तो बनेगी। नई बनेगी तो ग्लोबिन की जरूरत पड़ेगी। ये जो हीम होता है इसका वापस से डिसोसिएशन होता है और वापस से डिसोसिएशन होने के बाद यह पोरफायरिन बनाता है और पोरफायरिन बनाने के बाद पोरफायरिन का जब डिसोसिएशन होगा तो यह एक ग्रीन कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम होगा बिलीवर्डिन। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम होगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन बनने के बाद इसका भी मेटाबॉलिज्म होगा और इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद यह एक येलो कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा बिलीरुबिन। यानी बिलीवर्डिन से किसका निर्माण हो जाएगा? आंसर है बिलीरुबिन का। तो यहां पर आप समझ गए कि जो निर्माण होता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का वो लीवर के स्प्लीन के अंदर होता है। सर्वाधिक आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में। आरबीसी के टूटने से अपन को प्राप्त होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीम और ग्लोबिन मिलता है। इसमें से ग्लोबिन तो लीवर में चला जाता है स्टोर होने के लिए और हीम से बनता है बिलीवर्डिन जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसका 95% हिस्सा बिलीरुबिन का निर्माण कर देता है। तो जो बाइल पिगमेंट अपन बोलते हैं, जो नाम अपन लेते हैं बाइल पिगमेंट, तो कौन से होते हैं बाइल पिगमेंट? ये दोनों होते हैं बाइल पिगमेंट। ये दोनों होते हैं बाइल पिगमेंट। यह अपनी बॉडी में किसी तरह से कोई काम नहीं आते। बॉडी में यदि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो होने वाली बीमारी को जॉन्डिस बोलते हैं अपन। इसका मतलब यह है कि यह अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बनता है। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट का नाम बिलीरुबिन है, जिसको जितना जल्दी हो सके शरीर से बाहर निकालना मैंडेटरी हो जाता है। यदि इसको शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो यह ब्लड में बढ़ेगा और ब्लड में बढ़ने के बाद इंसान को बीमार कर देगा। बीमारी का नाम होगा जॉन्डिस। बीमारी का नाम होगा जॉन्डिस। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बाइल पिगमेंट का निर्माण हो गया। इनको स्टूल और यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। स्टूल और यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
स्टूल में जब बिलीरुबिन बाहर निकलता है तो वहां बना लेता है स्टर्कोबिलिनोजन, और यूरिन के माध्यम से जब बाहर निकलेगा तो वहां बना लेगा यूरोबिलिनोजन। इज दैट क्लियर? अब देखें बाइल पिगमेंट के बारे में क्या जानकारी ली अपन ने। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होते हैं बाइल पिगमेंट, तो आंसर देना चाहेंगे आप, बाइल पिगमेंट आर द वेस्ट प्रोडक्ट। यानी हमेशा आज के बाद आपको ध्यान रखना है, क्या बाइल पिगमेंट आपके मेरे शरीर के लिए यूजेबल हैं? नो, दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट। तो अपन बोलेंगे बाइल पिगमेंट्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट का नाम होता है बाइल पिगमेंट, विच आर एक्सक्रीटेड, जो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, विच आर एक्सक्रीटेड वाया फीसेज एंड यूरिन, जिसको फीसेज और यूरिन के द्वारा बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो आज के बाद हमेशा याद रखना है, जब भी बाइल पिगमेंट नाम आ जाए, जब भी बाइल पिगमेंट नाम आ जाए तो ये वर्ड आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए। क्या होते हैं बाइल पिगमेंट? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। क्या इनका किसी भी तरीके से डाइजेशन में कोई रोल होता है? नहीं होता। इनका डाइजेशन में किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं होता। इज दैट क्लियर? अब इनकी पूरी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, तो इन बाइल पिगमेंट की मेटाबॉलिज्म को पढ़ना चाहेंगे अपन। द मेटाबॉलिज्म ऑफ बाइल पिगमेंट, द मेटाबॉलिज्म ऑफ बाइल पिगमेंट। देखें किस तरीके से मेटाबॉलिज्म चलती है। सबसे पहले बिलीरुबिन का निर्माण हो गया। कौन से ऑर्गन में हो गया? आंसर है कि सर स्प्लीन में हो गया। बिलीरुबिन का निर्माण कौन से ऑर्गन में हो गया? आंसर है स्प्लीन में हो गया। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से आपको पता है कि स्प्लीन में आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं। स्प्लीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए निकलती है स्प्लीनिक वेन, और यह स्प्लीनिक वेन आगे चलकर सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन को ज्वाइन कर लेती है, जिससे निर्माण होता है पोर्टल वेन का। और यह पोर्टल वेन कहां पर खुलने वाली है? आंसर है लीवर में खुलने वाली। यह पोर्टल वेन कहां पर खुलने वाली है? आंसर है लीवर में खुलने वाली। तो ये पोर्टल वेन हो गई। देखिए गौर से समझे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लास्ट में मैं आपको इसमें बताने वाला हूं और आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया स्प्लीन में। स्प्लीन से में जो बिलीरुबिन बना है वह पोर्टल वेन के द्वारा कहां पहुंचने वाला है? आंसर है जी लीवर में पहुंचने वाला। आंसर है लीवर में पहुंचने वाला। तो यहां अपन बात करें, ये बिलीरुबिन यहां पर बन गया, ये बिलीरुबिन यहां पर बन गया, ये बिलीरुबिन का मॉलिक्यूल बन गया। ये बिलीरुबिन यहां से ट्रांसपोर्ट होगा पोर्टल वेन के द्वारा। फिर यह बिलीरुबिन यहां लीवर में पहुंचेगा। ये लीवर में पहुंच गया। लीवर में पहुंचने के बाद यह बाइल डक्ट के द्वारा, देखो लीवर में पहुंचने के बाद यह बाइल डक्ट में आएगा। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि बाइल डक्ट कहां पर ओपन होती है। बाइल डक्ट कहां पर ओपन होती है? तो आंसर आपको पता है कि ड्यूडिनम में ओपन होगी। ड्यूडिनम के बाद जेजुनम और जेजुनम के बाद इलियम। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपन बात करें, ये सीकम, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम और लास्ट में एनस। इसी तरीके का सिस्टम होता है। लीवर से निकलती है बाइल डक्ट, तो होगा क्या देखें,
डेली आपके मेरे शरीर में 1% आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डेली आपके मेरे शरीर में 1% आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। द 1% आरबीसी गेट destroyed daily in human body, so the bilirubin has been formed inside the spleen. स्प्लीन से यह ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचेगा लीवर में। किसके माध्यम से पहुंचेगा? पोर्टल वेन के माध्यम से पहुंचेगा। ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया क्या होती है पोर्टल वेन। फिर लीवर से यह आगे बढ़ेगा बाइल डक्ट में। ये बाइल डक्ट है, इसमें आगे बढ़ेगा। बाइल डक्ट कहां पर ओपन होगी आगे चलकर? एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। ये ड्यूडिनम में ओपन होगी, फिर जेजुनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, सीकम, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और यहां लास्ट में एनस तक पहुंचेगा और बिलीरुबिन इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। पर क्या जैसा बिलीरुबिन का निर्माण यहां पर हो रहा है, सारा का सारा बिलीरुबिन बाहर निकल जाएगा? क्या इसमें किसी तरह का कोई कन्वर्जन होगा? तो यहां पर बहुत सारे फैक्ट हैं जो अपन को जानने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ बिलीरुबिन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ बिलीरुबिन? ऑप्शन में था एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बाइल पिगमेंट या ग्लूकोरोनिक एसिड। निम्न चारों में से कौन सा सब्सटेंस है जो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होगा स्प्लीन से उठाओ और उठाने के बाद लीवर में छोड़ दो। स्प्लीन से उठाओ और उठाने के बाद लीवर में छोड़ दो। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद? ऑप्शन ए ग्लूकोरोनिक एसिड, नंबर 2 टोरोकोलिक एसिड, नंबर 3 डीऑक्सीकोलिक एसिड, नंबर 4 चीनोडॉक्सीकोलिक एसिड। बिलीरुबिन का निम्न में से किसके साथ कॉन्जुगेशन होता है? क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द हीमोलाइटिक जॉइंडिस विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीरुबिन आर रेज्ड? डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, दोनों या नन ऑफ देम? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीरुबिन आर रेज्ड ड्यूरिंग द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस? ऑप्शन फिर से वही, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, दोनों या नन ऑफ देम? लास्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हु हैज बीन बोर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस? एक बच्चा जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस का पैदा हुआ है एंड हैज बीन डेवलप्ड द कर्निकटेरस। कर्निकटेरस बोले तो ब्रेन तक पहुंच गया बिलीरुबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिलीरुबिन हैज बीन रेज्ड इन दिस चाइल्ड? डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, दोनों या नन ऑफ देम? तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। टॉपिक को पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। गौर से समझिए। स्प्लीन में बिलीरुबिन का निर्माण हो गया। इस बिलीरुबिन को उठाने के लिए स्प्लीन में एक प्रोटीन होती है। इस पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। इस पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। यह इस बिलीरुबिन को यहां से उठाती है, उठाने के बाद लीवर तक ले जाती है और लीवर में ले जाने के बाद इसको छोड़ देती है। लीवर में ले जाने के बाद इसको छोड़ देती है। ऐसा नहीं कि इससे जुड़ी हुई रहती है, नहीं, यह केवल इसको यहां से उठाकर लीवर में छोड़ने का फंक्शन परफॉर्म करती है। यह बिलीरुबिन यहां से लीवर में पहुंच गया। लीवर में पहुंचने के बाद यह बिलीरुबिन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ जुड़ता है। यह पर्टिकुलर सब्सटेंस लीवर में पाया जाता है। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड।
यह ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ता है। इसका ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ना, इसको अपन नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। इसको अपन नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये जो पर्टिकुलर बिलीरुबिन है यहां पर यह कॉन्जुगेटेड हो गया। ये जो पर्टिकुलर बिलीरुबिन है यह यहां पर कॉन्जुगेटेड हो गया। तो अब जो बिलीरुबिन अपने पास बना है इस बिलीरुबिन को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इस पर्टिकुलर बिलीरुबिन को नाम दिया जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो यहां से जो बिलीरुबिन सीक्रेट होने वाला है इस पर्टिकुलर बिलीरुबिन का नाम है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इस पर्टिकुलर बिलीरुबिन का नाम है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब देखें यह जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना है यहां पर, यह बाइल के द्वारा एक्सक्रीट होगा। एक्सक्रीट होने के बाद यह बाइल डक्ट में गया, फिर ड्यूडीनम में गया। ड्यूडीनम में जाने के बाद जेजुनम में गया, इलियम में गया। यह जो पर्टिकुलर बिलीरुबिन होता है इसमें से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में से काफी सारा तो एब्जॉर्ब हो जाता है, काफी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा ये ब्लड में, कहां पहुंच जाएगा ये ब्लड में। एब्जॉर्ब होने के बाद जब ये ब्लड में पहुंचेगा तो उसके बाद यह पहुंचेगा किडनी में। ब्लड में पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा ये किडनी में। जब यह किडनी में पहुंचेगा तो वहां पर यूरिन के द्वारा इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा और यूरिन के द्वारा ये जो बिलीरुबिन शरीर से बाहर निकलेगा इसका नाम होगा यूरोबिलिनोजन। क्या नाम होगा इसका? यूरोबिलिनोजन। यह यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाए। पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा जो रिमेनिंग बिलीरुबिन है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वह इंटेस्टाइन के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकलेगा। अब एनस के द्वारा क्या बाहर आने वाला है? स्टूल। तो यह स्टूल के साथ मिक्सअप हो जाएगा और स्टूल के साथ इसका मिक्सअप होना इसको कन्वर्ट कर देगा स्टरकोबिलिनोजन। किसमें कन्वर्ट कर देगा? स्टरकोबिलिनोजन में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो आधे से ज्यादा मात्रा में जो बिलीरुबिन है वो तो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में निकल गया यूरिन के माध्यम से। यूरिन के माध्यम से यूरोबिलिनोजन के द्वारा निकल गया और कुछ बिलीरुबिन है जो स्टूल में निकल गया। चूंकि बिलीरुबिन येलो कलर का है तो ये दोनों भी येलो कलर के होंगे और यह स्टूल और यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो आपकी मेरी स्टूल या यूरिन का जो येलो कलर होता है उसका कारण, यूरिन का येलो कलर होने का कारण है यूरोबिलिनोजन और स्टूल का येलो कलर होने का कारण है स्टरकोबिलिनोजन, बट दैट आर नॉट द फंक्शन ऑफ बिलीरुबिन। अगर येलो कलर ना हो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर येलो कलर ना हो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये तो इनका एक्सक्रीट करने का तरीका है, ये तो इनका एक्सक्रीट करने का तरीका है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से यह अपनी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। फिर से समझें, आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से बना बिलीरुबिन। कहां पर बना जी? ये स्प्लीन में बना। वहां से इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से प्रोटीन ने उठाया? एल्बुमिन ने। एल्बुमिन ने पोर्टल वेन के माध्यम से इसको कहां पहुंचा दिया? लीवर में। लीवर में यह कौन से एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड हो गया? ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड होकर यह बाइल में एक्सक्रीट हुआ, फिर यह इंटेस्टाइन में पहुंचा। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसका काफी हिस्सा ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद किडनी में गया, किडनी के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया गया। कौन सी फॉर्म में? यूरोबिलिनोजन। और बचे हुए हिस्से को स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। कौन सी फॉर्म में? स्टरकोबिलिनोजन। स्टरकोबिलिनोजन स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड कराएगा और यूरोबिलिनोजन यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपके एग्जाम में आए हुए 3 क्वेश्चनों का जवाब अभी तक मैंने आपको दे दिया। सुने क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वर्क एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ बिलीरुबिन? कौन सा प्रोटीन बिलीरुबिन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? एल्बुमिन। व्हाट इज द राइट आंसर? एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 2, बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन कौन से एसिड के साथ होता है? आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। द आंसर इज ग्लूकोरोनिक एसिड।
द आंसर इज ग्लूकोरोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन का निर्माण कौन से बिलीरुबिन से होगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन से? देखो ये वाला कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये वाला अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, तो स्टरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण कौन से बिलीरुबिन से होगा? आंसर है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से होगा। इज दैट क्लियर? तो बाइल पिगमेंट के मेटाबॉलिज्म में अपन ने इस तरीके से पढ़ा। बाइल पिगमेंट कौन सा है अपने पास? येलो कलर का बाइल पिगमेंट है जिसका नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का बॉडी से एक्सक्रीट होने का 2 तरीका है, यूरिन के माध्यम से, यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन यूरिन में जब यह एक्सक्रीट होता है तो बना देता है यूरोबिलिन। कहीं कहीं पर इसका नाम आपको यूरोक्रोम देखने को भी मिलेगा, और यह यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाएगा। यहां पर अपन बोलेंगे एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, एक्सक्रीटेड वाया यूरिन। और चूंकि यह येलो कलर का होता है, इसकी वजह से यूरिन को येलो कलर मिलता है, तो अपन बोलेंगे इट प्रोवाइड येलो कलर टू यूरिन। इट प्रोवाइड येलो कलर टू यूरिन। यह यूरिन को येलो कलर प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोबिलिनोजन के अलावा स्टूल में किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा? ये आंसर है स्टरकोबिलिनोजन की फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। आंसर है स्टरकोबिलिनोजन की फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे एक्सक्रीटेड वाया स्टूल या विद फीसेज। और चूंकि यह येलो कलर का है, इस वजह से स्टूल को येलो कलर मिल जाएगा। अपन बोलेंगे प्रोवाइड येलो कलर टू स्टूल। प्रोवाइड येलो कलर टू स्टूल। स्टूल को येलो कलर प्रदान कराने का काम करता है। इज दैट बिलीरुबिन? आगे बढ़े अपन। इस बिलीरुबिन में और क्या क्या चीजें अपन ने जानी? सबसे पहले ये स्प्लीन हो गया। स्प्लीन से निकल रही है पोर्टल वेन, यह ओपन हो रही है लीवर में। लीवर से फिर बिलीरुबिन बाहर जा रहा है बाइल डक्ट के द्वारा। कौन सा बिलीरुबिन बना था यहां पर? ये वाला बिलीरुबिन बना था। यही वाला बिलीरुबिन इस पोर्टल वेन के द्वारा ट्रांसफर हुआ। यही वाला बिलीरुबिन यहां पर पहुंचा, पर अब ये बिलीरुबिन किसी के साथ जुड़ गया। अब ये बिलीरुबिन किसी के साथ जुड़ गया है। जिसके साथ जुड़ा है उसको क्या नाम दिया है अपन ने? ग्लूकोरोनिक एसिड। और अब ये बिलीरुबिन जब एक्सक्रीट होगा तो इसकी फॉर्म चेंज हो गई। देखो ये जो बिलीरुबिन यहां से एक्सक्रीट हो रहा है, इसका नाम है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। लीवर और गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली सीक्रेट होने वाला, लीवर और गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली सीक्रेट होने वाला इस बिलीरुबिन को अपन डायरेक्ट बिलीरुबिन भी नाम देते हैं। इस बिलीरुबिन को अपन डायरेक्ट बिलीरुबिन भी नाम देते हैं। तो चाहे तो इसको कॉन्जुगेटेड बोल लो, चाहे इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन बोल लो। ये जो बिलीरुबिन, चूंकि उसको आपने कॉन्जुगेटेड नाम दिया है, तो जिसका निर्माण स्प्लीन में हुआ है, इसको अपन को नाम देना है। तो क्यों ना इसको नाम दे दिया जाए अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। क्यों ना इसको नाम दे दिया जाए अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। क्योंकि जब उसको डायरेक्ट बोल रहे हो तो इसको किस नाम से जानना चाहोगे आप? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। लीवर से डायरेक्टली सीक्रेट होने वाला डायरेक्ट बिलीरुबिन, और स्प्लीन से जो ट्रांसपोर्ट होकर आता है उसका नाम है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और इसी को नाम देते हैं अपन फ्री बिलीरुबिन। इसी को किस नाम से जानेंगे अपन? आंसर है फ्री बिलीरुबिन के नाम से जानेंगे। तो
तो यहां पर दो तरह का बिलीरुबिन हो गया। डायरेक्ट बिलीरुबिन तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन का नाम हो गया एल्बुमिन और इसके साथ जुड़ने वाले एसिड का नाम हो गया ग्लूकोरोनिक एसिड। आगे चलकर ये कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलीरुबिन किसका निर्माण कर देगा? स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन, और उसके माध्यम से यह बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डेली अपनी बॉडी में यह प्रोसेस दोहराया जाता है। डेली अपनी बॉडी के अंदर यह प्रोसेस दोहराया जाता है। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में पढ़ें। देखें, अपनी बॉडी के अंदर यदि अपन ऐसा माने दो तरह का बिलीरुबिन हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों के मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं। एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं अपन, डायरेक्ट के मॉलिक्यूल हैं 50, इनडायरेक्ट के मॉलिक्यूल भी हैं 50। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 50-50 मॉलिक्यूल हैं, दोनों को जोड़ें तो टोटल होगा 100। 100 से ज्यादा बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो पीलिया हो जाएगा। 100 से ज्यादा बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो पीलिया हो जाएगा। तो इसको यूं समझें, डेली अपनी बॉडी के अंदर 100 आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही। डेली अपनी बॉडी के अंदर 100 आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही। 100 आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलीरुबिन के 100 मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। 100 आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, कितने बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 100। 100 के 100 मॉलिक्यूल यहां से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंच रहे हैं। 100 के 100 मॉलिक्यूल यहां से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंच रहे हैं। 100 में से बाकी का तो 100 में से सारे के सारे मॉलिक्यूल का मान लो कॉन्जुगेशन हो जाता है। ये तो फिक्स रीडिंग है। 100 के 100 मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेशन हो जाता है। 100 मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेशन हो गया। 100 के 100 मॉलिक्यूल यहां पर एक्सक्रीट हो गए। 100 में से 70 तो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में चले गए और 30 स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में चले गए। तो 100 के 100 मॉलिक्यूल बॉडी से एलिमिनेट हो गए। ये डेली की मेटाबॉलिज्म। फिर से समझे क्या समझा रहा हूं? मेरे शरीर में बिलीरुबिन के टोटल 100 मॉलिक्यूल फिक्स हैं। 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 50 तो डायरेक्ट हैं और 50 इनडायरेक्ट हैं। 50 तो डायरेक्ट हैं और 50 इनडायरेक्ट हैं। डेली मेरे शरीर में 100 आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बिलीरुबिन के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 100। 100 के 100 कहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? लीवर में। 100 के 100 का कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये 100 मॉलिक्यूल बन गए। 100 में से 70 तो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकल रहे हैं और 30 स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो 100 बने 100 बाहर निकल गए। 100 बने 100 बाहर निकल गए। लेवल कितना मेंटेन रहा? 50-50 नॉर्मल लेवल। अब यदि इस मेटाबॉलिज्म में कहीं पर गड़बड़ आए, तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो होने वाली बीमारी को क्या बोलेंगे अपन? आंसर है जॉन्डिस। क्या बोलेंगे अपन? जॉन्डिस। तो देखें इसके मेटाबॉलिज्म में क्या समस्या आ सकती है। समस्या नंबर 1, 100 की जगह 200 आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कितनी आरबीसी नष्ट हो रही है? 200। कितने बिलीरुबिन बन रहे हैं? 200। कितने बिलीरुबिन बन रहे हैं? 200। 200 के 200 कहां ट्रांसफर हुए? 200 के 200 कहां ट्रांसफर हुए? लीवर में। लीवर के पास तो 100 ही ग्लूकोरोनिक एसिड है। लीवर के पास तो 100 ही ग्लूकोरोनिक एसिड है, तो 100 का तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। 100 का कॉन्जुगेशन होकर 100 तो बाहर निकल गए जैसे पहले निकल रहे थे, पर आए तो 200 हैं। इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल बचेंगे? 100। कितने मॉलिक्यूल बचेंगे? 100। कौन से वाले 100 मॉलिक्यूल बचेंगे? इनडायरेक्ट वाले। अब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे तो लेवल बढ़ेगा। नहीं निकल पाएंगे तो लेवल बढ़ेगा। तो नॉर्मल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेवल कितना है? 50-50। 100 ये बच गए, 100 ये वाले बच गए। तो गौर करो इसका लेवल अब कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। टोटल करो आप। टोटल बिलीरुबिन कितना हो गया? 200।
इनडायरेक्ट कितना हो गया? इनडायरेक्ट कितना हो गया? 150। डायरेक्ट कितना हो गया? 50। अच्छा, होना कितना चाहिए? टोटल 100। हो कितना गया? 200। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा, इसका मतलब इंसान को जॉन्डिस हो गया। इंसान को जॉन्डिस हो गया। इट इज द कंडीशन ऑफ जॉन्डिस। अच्छा, जॉन्डिस क्यों हुआ? जॉन्डिस क्यों हुआ? आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। जॉन्डिस क्यों हुआ? आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। 100 होनी चाहिए थी। देखो फिर से समझो, टोटल बिलीरुबिन शरीर में कितना होना चाहिए? 50 + 50 बोले तो 100। अब डेली आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, 100 तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रही है। यदि 200 होने लग जाए तो बिलीरुबिन कितना बना? 200। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट। ये 200 के 200 पहुंचे यहां, लीवर के पास केवल 100 ग्लूकोरोनिक एसिड, 100 का कॉन्जुगेशन हो गया, ये शरीर से बाहर निकल गया। एक्स्ट्रा कितना बचा? 100। ये जो 100 बचेगा ये तो ब्लड में बढ़ेगा। तो ब्लड में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कितना हो गया? 150। डायरेक्ट कितना रहा? 50। तो इनडायरेक्ट का लेवल बढ़ गया। टोटल बिलीरुबिन 150 और 50 200 हो गया, तो जॉन्डिस हो गया। इस जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? इस जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? यदि यहां पर अपन चर्चा करें तो कौन सा बिलीरुबिन का लेवल यहां पर बढ़ेगा? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का। ये जो पर्टिकुलर जॉन्डिस हुआ है, ये जो पर्टिकुलर जॉन्डिस हुआ है, यह ज्यादा आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ है। यह जॉन्डिस ज्यादा आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ है, और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की वजह से होने वाले जॉन्डिस को अपन नाम देंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस। क्या नाम देना चाहेंगे आप इसको? आंसर है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। जॉन्डिस बोल रहे हो ना आप? कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? व्हाट इज द राइट आंसर? डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल, सॉरी, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। ये तो कंडीशन हो गई एक। कंडीशन नंबर 2, 100 की 100 आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं नॉर्मली, 100 बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 100 के 100 यहां पर पहुंच रहे हैं, 100 के 100 का कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहां पर रुकावट है, बिलियरी सिस्टम में कहीं रुकावट है। रुकावट होने का परिणाम ये बिलीरुबिन आगे जाना चाह रहा है, परंतु आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कोई स्टोन है गॉल ब्लैडर में, स्टोन है कॉमन बाइल डक्ट में। अब यहां रुकावट पैदा होगी तो ये 100 में से जबरदस्ती करके 50 तो निकल गए, 50 आगे नहीं जा पाए, 50 बैक में गए। कौन सा बिलीरुबिन बैक में गया? डायरेक्ट बिलीरुबिन। कौन सा बिलीरुबिन बैक में गया? डायरेक्ट बिलीरुबिन। और ये जब लीवर में पहुंचेगा तो ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा। कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट जो 50 थे वो कितने हो गए? 100। अच्छा, इनडायरेक्ट अभी 50 ही है। टोटल बिलीरुबिन कितना हो गया? गौर करें, 150। होना कितना चाहिए? 100। ये हो गया 150। डायरेक्ट कितना हो गया? 100। और इनडायरेक्ट कितना हो गया? 50। इसका मतलब है इंसान को जॉन्डिस हो गया। और इस जॉन्डिस के अंदर किसका लेवल बढ़ा? डायरेक्ट बिलीरुबिन का। इस जॉन्डिस के अंदर किसका लेवल बढ़ा? डायरेक्ट बिलीरुबिन का। इसका लेवल बढ़ने का कारण क्या रहा? इसका लेवल बढ़ने का कारण क्या रहा? और कारण रहा रुकावट। और रुकावट की वजह से होने वाले जॉन्डिस को नाम देंगे अपन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। रुकावट की वजह से होने वाले जॉन्डिस को अपन नाम देंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्वेश्चन है मेरा आपसे यहां, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है सर, डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा।
हीमोलाइटिक जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तीसरी कंडीशन, 100 आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, 100 के 100 बिलीरुबिन बन रहे हैं, 100 के 100 बिलीरुबिन लीवर में पहुंच रहे हैं, परंतु लीवर बीमार है, लीवर में बीमारी है तो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म करने में असमर्थ है, इससे भी बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में चला जाएगा। और लीवर के बीमार होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस, आंसर है हेपेटिक जॉन्डिस। लीवर के बीमार होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस, आंसर है हेपेटिक जॉन्डिस। मेरा क्वेश्चन है आपसे, हेपेटिक जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? डायरेक्ट का बढ़ेगा, इनडायरेक्ट का बढ़ेगा, या दोनों में से किसी का भी बढ़ सकता है? देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है, यह डिपेंड करेगा लीवर कितना बीमार है। लीवर इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि ग्लूकोरोनिक एसिड ही खत्म हो गया, ग्लूकोरोनिक एसिड ही खत्म हो गया तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पाएगा, और कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया तो बताओ इनडायरेक्ट का लेवल बढ़ेगा। अच्छा, लीवर इतना बीमार है कि कॉन्जुगेशन तो कर रहा है, कॉन्जुगेशन तो कर रहा है बट इसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा। कॉन्जुगेशन हो रहा है बट एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है और लीवर में ही वो पड़ा हुआ है, तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? डायरेक्ट का। तो हेपेटिक जॉन्डिस में डायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है। हेपेटिक जॉन्डिस में डायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा लीवर कितना बीमार है। लीवर इतना बीमार है कि कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा, इनडायरेक्ट का लेवल बढ़ जाएगा, और लीवर इतना बीमार है कि कॉन्जुगेशन तो कर पा रहा है परंतु उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्ट का लेवल बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखें, ये 3 तरह के जॉन्डिस हो गए। आरबीसी के ज्यादा डिस्ट्रॉय होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। लीवर में बीमारी होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस। बिलियरी सिस्टम में रुकावट होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर इज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर इज डायरेक्ट बिलीरुबिन। और हेपेटिक जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी लेवल बढ़ सकता है। अब यहां चर्चा करें, हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो पर्टिकुलर हेपेटिक जॉन्डिस पर्सन में हो रहा है, हेपेटिक जॉन्डिस पर्सन के अंदर हो रहा है। देखें, लीवर में कोई भी खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस क्या नाम दे रहे हैं? हेपेटिक जॉन्डिस। लीवर से पहले कोई खराबी होने पर, लीवर से पहले कोई खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। एक बेहतर नाम दे सकते हैं अपन इसको, प्री हिपेटिक जॉन्डिस। लीवर से पहले कोई बीमारी होने पर या बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने पर होने वाले जॉन्डिस को क्या बोल दें? प्री हिपेटिक। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस का ही दूसरा नाम क्या है? प्री हिपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट, लीवर के बाद कोई खराबी होने पर, ये देखो, लीवर के बाद कोई रुकावट आने पर होने वाला जॉन्डिस का क्या नाम है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। लीवर के बाद गड़बड़ी हो रही है बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म में, तो क्यों ना बेहतर होगा इसको नाम दे दें आप पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। क्या नाम दे दें अपन? पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। बताओ, शायद सारे साथियों को इतनी नॉलेज है कि 3 तरह का होता है जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस को दूसरा किस नाम से जानते हैं? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का क्या नाम है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कौन से जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? मेरे हिसाब से 100% आप साथियों को क्लियर हो गया।
तो यहां पर अपन ने बिलीरुबिन पढ़ा है। कितने तरह का होता है बिलीरुबिन? द टाइप ऑफ बिलीरुबिन आर, देखें, जो स्प्लीन में बनता है, जो स्प्लीन में बनता है, या इसको इस तरीके से लिखें अपन, एक तो जो स्प्लीन में बनता है उसका नाम है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इसी का नाम है फ्री बिलीरुबिन, और इसी का नाम है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसी को नाम देते हैं अपन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसका निर्माण कहां पर हो रहा है? अभी अभी अपन ने देखा, इसका निर्माण हो रहा है जी स्प्लीन में। स्प्लीन से इसको ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन कौन सी है? आंसर है एल्बुमिन। एल्बुमिन इसको ट्रांसफर करके लीवर में पहुंचा देती है। उसके अलावा वहां पर इसका कॉन्जुगेशन होता है, तो लीवर से डायरेक्टली सीक्रेट होने वाले बिलीरुबिन का नाम है डायरेक्ट बिलीरुबिन, और इसी बिलीरुबिन को अपन नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसी बिलीरुबिन को अपन नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इज दैट क्लियर? इसी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से, इसी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से आगे चलकर किसका निर्माण होता है? आंसर है कि स्टर्कोबिलिनोजन का निर्माण होता है। स्टर्कोबिलिनोजन का निर्माण होता है और साथ में यूरोबिलिनोजन का निर्माण होता है। स्टर्कोबिलिनोजन का निर्माण होगा और यूरोबिलिनोजन का निर्माण होगा, तो दैट इज द टाइप ऑफ बिलीरुबिन। इसीलिए जब भी अपन बिलीरुबिन की जांच कराते हैं तो उसके सामने इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। जब अपन LFT या लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो लिखा होता है D, I और T। D बोले तो डायरेक्ट, I बोले तो इनडायरेक्ट और T बोले तो टोटल। इज दैट क्लियर? अब ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, यह कौन कौन से जॉइंडिस के अंदर बढ़ेगा? तो देखें, 3 तरह का जॉइंडिस हो गया। पहले तरह का जॉइंडिस जिसका नाम है प्री हिपैटिक जॉइंडिस। पहले तरह का जॉइंडिस जिसका नाम है प्री हिपैटिक जॉइंडिस। उसके बाद लीवर में कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस, लीवर के बीमार होने पर होने वाला जॉइंडिस, इसका नाम है हिपैटिक जॉइंडिस। लीवर के बाद कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस, इसको नाम देंगे अपन पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। इसको नाम देंगे अपन पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। अब इनमें कौन कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा ये अपन ने सीखा है। सबसे पहले तो ये जो प्री हिपैटिक जॉइंडिस है, इसका कारण होता है एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन ऑफ RBC, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज hemolytic jaundice. It is also known as hemolytic jaundice. इसका नाम hepatic jaundice ही है, और इसको नाम देते हैं अपन obstructive jaundice। इसको नाम देते हैं अपन obstructive jaundice। अब यहां अपन को जानना है कि कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। बिलीरुबिन रेज्ड, सारे के सारे जॉइंडिस, जब अपन ने जॉइंडिस ही बोल दिया तो कन्फर्म है कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। 2 मिलीग्राम% से ज्यादा होना जॉइंडिस वाली कंडीशन पैदा करेगा, तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। प्री हिपैटिक, ज्यादा RBC डिस्ट्रॉय होंगी, स्प्लीन में बिलीरुबिन ज्यादा बना, स्प्लीन से ट्रांसपोर्ट हुआ, उतना ही कॉन्जुगेटेड हुआ, तो बचा कौन सा? इनडायरेक्ट बचा। बचा कौन सा? इनडायरेक्ट बचा। तो यहां लिखेंगे अपन इंक्रीज लेवल ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इंक्रीज लेवल ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। रुकावट आ गई, RBC डिस्ट्रॉय नहीं हुई,
रुकावट आने का मतलब है जो बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन आगे जाना था वो बैक में आ गया और उसका लेवल बढ़ गया, तो ये ऐसा देखा जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। तो यहां लिखेंगे अपन इंक्रीज लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन, इंक्रीज लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन। और हेपेटिक जॉन्डिस में मैंने आपको बताया यह डिपेंड करेगा कि लीवर कितना बीमार है। अगर लीवर इतना बीमार है कि कॉन्जुगेशन ही नहीं कर पा रहा है तो अनकंजुगेटेड का बढ़ेगा, बोले तो इनडायरेक्ट का बढ़ेगा। कॉन्जुगेशन तो कर रहा है बट उसको बाहर आगे धक्का नहीं दे पा रहा है, बोले तो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्ट का लेवल बढ़ेगा। तो यहां पर दोनों में से किसी का लेवल भी बढ़ सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। increase level of direct bilirubin or indirect bilirubin, it is the end of bilirubin metabolism। शायद इसमें पढ़ाए हुए सारे के सारे फैक्ट आपके माइंड में क्लियर हो गए। शुरू से देख लेते हैं एक बार कि क्या पढ़ा अपन ने आज के टॉपिक में। सबसे पहले बाइल के बारे में जाना, जिसका निर्माण केवल लीवर में होता है, स्टोर केवल गॉल ब्लैडर में होता है, परंतु सीक्रेट लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से होता है। अमाउंट होता है 500 से 1000 ml, पीएच होती है 7 से 8 जो एल्केलाइन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। कंपोजिशन इसका बाकी तीनों जूस जो पहले पढ़ चुके हैं उससे अलग है। इसमें सॉलिड की वाटर कम होता है, सॉलिड ज्यादा होता है, तो वाटर 97.6% और सॉलिड 2.4% होगा। बाइल के कंपोजिशन में दोनों तरह के सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सर्वाधिक होगा बाइकार्बोनेट, नहीं आए तो आंसर सोडियम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट होते हैं, जिसमें जो अपन को पढ़ने हैं वन इज द बाइल पिगमेंट। काम के तो नहीं होते परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना है। और साथ में जो डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं दीज आर बाइल साल्ट। अभी के लेक्चर में अपन ने बाइल पिगमेंट के बारे में जानकारी ली है। तो क्या होते हैं बाइल पिगमेंट? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द बाइल पिगमेंट। किसके द्वारा इनका निर्माण होगा? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से निर्माण होगा, वो भी हीम से निर्माण होगा। तो यह अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और बाइल पिगमेंट आर द waste product which are formed by the RBC breakdown and which are immediately excreted via feces or urine। अब इनका मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया, स्प्लीन में इनका निर्माण हो रहा है। तो स्प्लीन में ये जो बिलीरुबिन बना है इसको ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन, जो इसको लीवर तक पहुंचाता है। लीवर में इसका कॉन्जुगेशन होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ और फिर ये बिलीरुबिन यहां से एक्सक्रीट होता है, जिसको अपन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या डायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं। इसका नाम होगा इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन या फ्री बिलीरुबिन। फिर ये जो बिलीरुबिन होगा यह ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम से होता हुआ कुछ हिस्सा इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से किडनी में जाएगा, किडनी में इसका कन्वर्जन यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन या यूरोक्रोम में हो जाएगा, जहां से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और कुछ हिस्सा जो बिलीरुबिन का है वह स्टूल के द्वारा बाहर निकलेगा, क्या बनके? स्टर्कोबिलिनोजन। तो जितना बिलीरुबिन डेली शरीर में बना वह ज्यों का त्यों बाहर निकल गया इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के द्वारा। तो यहां अपन ने डिस्कस किया कि बिलीरुबिन दो तरीके से शरीर में बाहर निकलता है, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन या यूरोक्रोम, एक्सक्रीटेड वाया यूरिन एंड इट प्रोवाइड येलो कलर टू यूरिन। और स्टूल के द्वारा निकलेगा स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में, एक्सक्रीटेड वाया स्टूल, प्रोवाइड येलो कलर टू द स्टूल। उसके अलावा अपन बात करें, यहां पर मैंने आपको बताया इस बिलीरुबिन के बाहर निकलने में यदि किसी भी हिस्से में गड़बड़ी हो जाए, लीवर से पहले कोई समस्या, लीवर में कोई समस्या या लीवर के बाद कोई समस्या हो जाए तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। बीमारी का नाम होगा जॉन्डिस। लीवर से पहले किसी समस्या के होने पर होने वाला जॉन्डिस प्री हिपेटिक जॉन्डिस,
लीवर में बीमारी होने पर हेपेटिक जॉइंटिस, लीवर के बाद कोई गड़बड़ी होने पर होने वाला पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस, और इन अलग अलग तरह के जॉइंटिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है ये मैंने आपको सिखा दिया। तो यहां बिलीरुबिन का क्लासिफिकेशन या टाइप की बात करूं तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, फ्री बिलीरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हो गया, जिसका निर्माण स्प्लीन में हो रहा है। डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ता है, स्टरकोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन का निर्माण इसी से होता है। ये तीनों तरह के जॉइंटिस आपके सामने हैं। प्री हिपेटिक जॉइंटिस दैट इज आल्सो नोन एज हीमोलाइटिक जॉइंटिस, कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? इंक्रीज लेवल ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में किसका लेवल बढ़ेगा? इंक्रीज लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन। और हेपेटिक जॉइंटिस में किसका लेवल बढ़ेगा? डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी लेवल बढ़ सकता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं रिवाइज कराऊंगा आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बिलीरुबिन के लिए कौन सा प्रोटीन एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है? आंसर इज एल्बुमिन। आंसर इज एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 2, बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन कौन से एसिड के साथ होता है? आंसर इज ग्लूकोरोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, स्टरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण कौन से बिलीरुबिन से होगा? आंसर इज डायरेक्ट बिलीरुबिन से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हीमोलाइटिक जॉइंटिस या प्री हेपेटिक जॉइंटिस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। हेपेटिक जॉइंटिस में कौन सा बढ़ेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से कोई सा भी बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा कि लीवर कितना बीमार है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस या पोस्ट हेपेटिक में किसका लेवल बढ़ेगा? आंसर इज कंफर्म, इंक्रीज लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन। इसके अलावा एग्जाम में आया हुआ कि एक बच्चा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस बीमारी को लेकर पैदा होता है, उसको कर्निक टेरस हो गया। कर्निक टेरस हो गया, कर्निक टेरस का मतलब है बिलीरुबिन का लेवल ब्रेन तक पहुंच गया। देखें, शरीर में बिलीरुबिन का बढ़ना एक टेरस, ब्रेन तक पहुंचना कर्निक टेरस। तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल वहां पर आप बढ़ा हुआ पाओगे? ये एग्जाम का क्वेश्चन था। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस सभी को नॉलेज होगी। इसमें आरबीसी का तेजी से डिस्ट्रक्शन होता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी डिसऑर्डर है। आरबीसी तेजी से डिस्ट्रॉय हो रही हैं बच्चे के अंदर मैटरनल एंटीबॉडी की वजह से। तो आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन का मतलब हीमोलाइसिस हो रहा है। तो आप बच्चे में बिलीरुबिन का लेवल चेक कराओगे तो कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा? आंसर इज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। तो यहां पर एक पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया जिसका नाम है बाइल पिगमेंट। एक पोर्शन पढ़ लिया जिसका नाम है बाइल पिगमेंट। क्या पढ़ा इसमें अपन ने? पीपीटी के माध्यम से यदि अपन इसको समराइज करें, लीवर और गॉल ब्लेडर से सीक्रेट होने वाला जूस जिसका नाम है बाइल, अमाउंट 500 से 800 या 1000 ml, पीएच 7 से 8 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। कंपोजिशन वाटर 97.6, सॉलिड 2.4, इनऑर्गेनिक में सर्वाधिक बाइकार्बोनेट, ऑर्गेनिक के अंदर बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बाइल पिगमेंट में आपको पढ़ा चुका हूं इसी लेक्चर में किस तरीके से बनते हैं। देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, फिर इस बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन। ये पहला क्वेश्चन, इस बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन, ये लिखा हुआ एल्बुमिन। उसके बाद यह लीवर में जा रहा है जहां पर इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखें, इस कॉन्जुगेशन में से ये इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूरोबिलिनोजन बना रहा है जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के द्वारा वापस से लीवर में जाता है, देन ब्लड में जाता है, देन किडनी में जाता है और यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। और कुछ हिस्सा जो बचा हुआ है वो स्टरकोबिलिनोजन की फॉर्म में फीसेज के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। उसके अलावा यहां भी सेम लिखा हुआ है आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हीम, आयरन, बिलीरुबिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन? आंसर है एल्बुमिन।
फिर लीवर में ये पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो इस एसिड के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है, नाम लिखा हुआ है ग्लूकोरोनिक एसिड। फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है और ये फीसेज और यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी देख लिया जाए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं, एक एक वर्ड लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, एल्बुमिन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर बिलीरुबिन, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जितने भी लिखे हुए हैं सारे आए हुए क्वेश्चन है। दूसरा, बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड। तीसरा, स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण डायरेक्ट बिलीरुबिन से होगा। चौथा, हीमोलाइटिक जॉइंडिस या प्री हिपेटिक जॉइंडिस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा, लिखा हुआ है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ेगा। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हैज बीन इंक्रीज। पांचवा क्वेश्चन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस या पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में किसका लेवल बढ़ेगा, आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। द डायरेक्ट बिलीरुबिन हैज बीन इंक्रीज। छठा क्वेश्चन, हिपेटिक जॉइंडिस में किसका लेवल बढ़ेगा, आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। और लास्ट के अंदर अपन बात करें, लास्ट में अपन बात करें इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पोर्शन बाइल का कंप्लीट होता है। बाइल में एक चीज मैंने आपको पढ़ा दी जिसका नाम है बाइल पिगमेंट। अब आने वाले टाइम में डाइजेस्टिव एक्शन जो होता है बाइल के द्वारा वो होता है बाइल साल्ट से। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बाइल साल्ट। इज दैट क्लियर? पूरी उम्मीद कि आपको बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म 100% समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बाइल साल्ट को पढ़ने वाले। तो टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।